वेलकम बैक। फिर 7:30 राजेश सुथार के साथ शिक्षण विधियों के इसी क्रम में बहुत सारी शिक्षण विधि आप पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ रहे हैं। सारी शिक्षण विधियों को आपको याद रखना है। मेन उसके बेस क्या है वो याद रखें। अभी तक हम विषयगत या विषय आधारित शिक्षण विधियों पे नहीं चले हैं। जब वो चलेंगे तो थोड़ा और डीप आएंगे। ये ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं जो सभी विषय में महत्वपूर्ण रूप से काम आती है। शिक्षण विधियों की इसी दौर में एक निवेदन है, आप कमेंट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बस थोड़ी सी शालीनता रखें। यू ऑल आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट्स वाई यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी। ओके। शिक्षण विधियों की इसी कक्षा में कल किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। आज हम 4 शिक्षण विधियों की बात करेंगे। चारों बहुत छोटी छोटी है। इस 4 शिक्षण विधियों में एक तो है आगमन विधि, निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। इसके साथ ही प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे और समस्या समाधान विधि की बात करेंगे। चारों शिक्षण विधियां हैं। उसके कुछ बेसिक्स ही आपको याद रखने हैं, वर्णनात्मक विवरण आपको याद नहीं रखना है। लेट्स स्टार्ट विथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि सबसे पहली विधि है। कहते हैं अगर किसी बालक में ज्ञान को स्थायी करना है या कंसेप्चुअल पढ़ाई जिसको कहते हैं, कंसेप्चुअल पढ़ाई में आगमन विधि है वो सबसे ज़्यादा काम आती है। सीधे टॉपिक पे आते हैं। ऐसी शिक्षण विधि जिसमें पहले छात्रों को उदाहरण दिए जाएं और उदाहरण के बाद किसी एक नियम पर या एक सिद्धांत पर या एक सूत्र पर पहुंचा जाए, तो ये विधि कहलाती है आगमन विधि। तो सीधा सा एक कंसेप्ट है, पहले उदाहरण फिर नियम। उदाहरण दीजिए और किसी नियम तक पहुंचिए, यही आगमन विधि है। और आगमन का मतलब है आने दीजिए। किसको आने दीजिए? या तो कोई नियम आएगा, या फिर कोई सूत्र आएगा, या फिर कोई सिद्धांत आएगा। अर्थात किसी बालक के द्वारा उदाहरण के द्वारा किसी समस्या का हल करना ही आगमन विधि कहलाता है। अब आगमन विधि में बालक क्या करता है? तो बालक स्वयं तथ्य, प्रयोगों और उदाहरणों की सहायता से किसी नए नियम, सूत्र या सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यह आगमन विधि हो गई। तो आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो ये एक शिक्षण सूत्र है, उदाहरण से नियम की ओर। तो आगमन विधि है वो किन किन शिक्षण सूत्रों पर कार्य करती है उसकी चर्चा करेंगे। शिक्षण सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में। आज हम बात करेंगे आगमन विधि के 5 शिक्षण सूत्र हैं, वो आपको याद रखने हैं। इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 5 बेसिक है वह आपको याद रखने हैं। तो पहला ही शिक्षण सूत्र हो गया आपका उदाहरण से नियम की ओर। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से छात्र अगर एक नियम तक पहुंच जाता है तो यह आगमन विधि कहलाती। इसके अलावा और कौन कौन से शिक्षण सूत्र है तो उसको भी देख लें। उदाहरण से नियम की ओर हो गया। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक को जो ज्ञात हैं उन उदाहरणों के माध्यम से वो किसी अज्ञात नियम की ओर पहुंचता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। यह विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, अर्थात विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से एक सामान्यीकरण किया जाता है, इसलिए यह विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर अगला शिक्षण सूत्र है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब क्या होता है? तो स्थूल की बात कर ली थी सॉरी। स्थूल अर्थात जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चले तो यही कहलाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले बालक है वो स्थूल चीजों का अध्ययन करेगा और लास्ट में किसी सूक्ष्म चीज पर पहुंचेगा, तो अगला शिक्षण सूत्र हो गया स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और इसी से कह सकते हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो इतने सूत्रों पर आगमन विधि आधारित है। अब आगमन विधि का प्रयोग है वह कैसे किया जाए, क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या दोष है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आपने गणित, हम गणित का ही उदाहरण लेते हैं, बहुत सरल विषय है। आपने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये सवाल जरूर हल किए होंगे। एक आध सूत्र भी पढ़ा होगा। साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, लगभग इस प्रकार का सूत्र आपने पढ़ा होगा। यह एक सूत्र है, लेकिन वह सूत्र आया कहाँ से? तो वो सूत्र है वो एक नियम से इस सवाल को हल करने पर आया, अर्थात एक नियम का प्रयोग करना है, वह आगमन विधि का ही उदाहरण है। तो एक नियम के प्रयोग से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस प्रकार के जितने भी सवाल हल किए जाते हैं वह आगमन विधि का ही उदाहरण है। हिंदी में बात करें तो आपने पर्यायवाची जरूर सुने होंगे। आपने सुना होगा जल, फिर इसके पीछे द लगा दिया अर्थात देने वाला, तो जल द।
पंक द, इस प्रकार से द लगने से देने वाला। तो एक कंसेप्ट डेवलप हो गया कि इस प्रकार से देने वाला अर्थात बादल हो सकता है, जन्म लेने वाला यानी कि ज हो गया, अनुज, अग्रज, इस प्रकार से आप उदाहरण दीजिए और एक किसी कंसेप्ट तक बालक को पहुंचाइए, तो ये आगमन विधि होती है। अब आगमन विधि का प्रयोग करके छात्रों में क्या क्या गुण विकसित किए जा सकते हैं, अर्थात आगमन विधि के गुण क्या क्या है उसको समझ लें। तो आगमन विधि है वह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब मनोवैज्ञानिक विधि आया तो इसका प्रयोग अपरिहार्य रूप से आपको करना ही है। यह मनोवैज्ञानिक है तो साथ में वैज्ञानिक भी हो जाएगी। जहां मनोवैज्ञानिक शब्द आएगा वहां आपको वैज्ञानिक शब्द भी साथ में जोड़ देना है। तो आगमन विधि मनोवैज्ञानिक भी है और साथ साथ में वैज्ञानिक विधि भी है। इसमें अध्यापक भी सक्रिय रहता है और छात्र भी सक्रिय रहता है। अध्यापक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं, अर्थात यह सक्रियता के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। अगले गुण की बात करें तो अगला है, यह बालकों में खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। अर्थात बालक उदाहरणों से किसी नियम पर पहुंचेगा तो कहीं न कहीं खोज कर रहा है, तो बालकों में खोजी प्रवृत्ति के विकास के लिए ही आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। और बालक इस प्रकार से अगर ज्ञान प्राप्त करता है तो वह प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी होगा। ये जरूर ध्यान रखें। तो आगमन विधि द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वह बहुत स्थायी होता है और यह ज्ञान है वह बालक के आत्मविश्वास में वृद्धि भी करता है, अर्थात यह बालक के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। अब इसके गुण तो हो गए लेकिन दोष भी है। दोष क्या है वो समझ लें। अगर आगमन विधि का ही प्रयोग करके आप पाठ्यक्रम को पढ़ाना चाहें तो पता चलेगा जुलाई में जो चैप्टर स्टार्ट किया वो जनवरी में भी खत्म नहीं हुआ। अर्थात इस विधि का अधिक से अधिक प्रयोग करने से पाठ्यक्रम पूर्ण करने में आप असमर्थ रहेंगे। तो यह पाठ्यक्रम को पूरा कराने में असमर्थ है। साथ साथ में सबसे अधिक समय इसमें ही लगता है और अधिक परिश्रम। तो अधिक समय और अधिक परिश्रम इस विधि का पहला दोष। दूसरा दोष है, इसके लिए अनुभवी अध्यापक और पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। तो यह विधि है वह अनुभवी अध्यापकों के आधार पर ही प्रयोग की जा सकती है। हर कोई है वह नहीं प्रयोग कर सकता। फिर भी आगमन विधि है वो किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है, एक लाइन में सीधा सा उत्तर है, यह विधि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। निम्न स्तर की कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए भी ज्यादा उपयोगी नहीं है, बीच वाली यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए विधि बहुत उपयोगी है। अब आगमन विधि की बात कर ली, इसके बाद ही हम बात करेंगे निगमन विधि। निगमन विधि है वह आगमन विधि की जस्ट उल्टी है। उदाहरण से नियम की ओर चले थे तो यहाँ पे नियम है, उस नियम के माध्यम से बहुत सारे उदाहरणों को हल करना। सीधा सा आपने गणित में ही ये कंसेप्ट सुना होगा, a + b का होल स्क्वायर। इस प्रकार से एल्जेब्रिक फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। ये फॉर्मूले जिस व्यक्ति ने याद कर लिए उस आधार पर उनको 1000 उदाहरण भी दे दो तो वो सॉल्व कर लेंगे। अर्थात निगमन विधि है वह नियम से उदाहरण की ओर चलती है। अब बात करें किन किन शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, तो शिक्षण सूत्रों की बात करें तो आगमन विधि के उल्टे कर दिए। अज्ञात से ज्ञात, पहला उसमें ज्ञात से अज्ञात था, इसमें अज्ञात से ज्ञात हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो जाएगा, तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर हो जाएगा और नियम से उदाहरण की ओर हो जाएगा। तो ये निगमन विधि है वह आगमन विधि की जस्ट उल्टी है। अब निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो गुणों की बात करें। एक छोटा सा सूत्र बता दिया, उस सूत्र में बालक है वो कई सारे सवाल कर लेगा। अर्थात एक अध्यापक को बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत तेज गति से पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो पहला ही गुण है, कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान देने के लिए अगर किसी विधि का उपयोग करना है तो वह निगमन विधि है। तीव्र गति से ज्ञानार्जन के लिए भी यह विधि सबसे उपयोगी है। यह छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास करती है और इसके लिए कम परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो ये तो गुण हो गए, लेकिन दोष बहुत ज़्यादा है इसके। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक के साथ यह अवैज्ञानिक विधि भी है। इसमें बालकों में रटने की प्रवृत्ति है वह बढ़ती है और इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान है वह अस्थायी होता है। आपने बहुत सारे सूत्र रटे होंगे जब आप गणित पढ़ रहे होंगे, तो गणित में इन सूत्रों को आपने रटने का काम बाल्यावस्था में किया होगा, लेकिन वह सूत्र आज आपको याद नहीं है। आपने रट लिए, आपकी स्मरण शक्ति थी तब रट लिए, लेकिन धीरे 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 अभ्यास में नहीं आने के कारण वो सूत्र आप भूल गए हैं। तो इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान है वह अस्थायी होता है
और इस विधि का प्रयोग करने से कक्षा शिक्षण में नीरसता आ जाती है। इसलिए निगमन विधि का प्रयोग है वह केवल उच्च कक्षाओं में ही किया जाना चाहिए, निम्न कक्षा है उससे नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया निगमन विधि। आगमन निगमन दोनों एक साथ काम आती है, दोनों ही इंडक्टिव मेथड है, वह लास्ट में जाते जाते डिडक्टिव में ही चेंज हो जाता है। अर्थात उदाहरण से नियम की ओर चले तो वही नियम है वो वापस उदाहरणों की ओर भी ले जाएगा। तो आगमन निगमन विधि है वह साथ साथ भी प्रयोग होती है। अब आते हैं प्रयोगशाला विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक प्रश्न है वह परीक्षा में आपका पूछा ही जाएगा, वो ये है कि आगमन विधि का क्रियात्मक रूप कौन सी विधि बनती है। अब मैंने कहा आगमन विधि, तो प्रयोगशाला विधि है वह आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है। अब आगमन विधि के जितने भी सूत्र हैं वह प्रयोगशाला विधि में अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। आगमन विधि के जितने भी गुण हैं वह प्रयोगशाला विधि में अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन आपको एक ही बात याद रखनी है कि आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है वह प्रयोगशाला विधि है और इसमें छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है, खुद काम करता है अर्थात यह स्वयं तथ्यों एवं प्रेक्षणों के आधार पर नियम सिद्धांत या सूत्रों का प्रतिपादन करता है। स्वयं कार्य करके अर्थात ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, अगर ये वर्ड आता है तो एक सिद्धांत और बन जाएगा, यह स्वक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब शिक्षण सूत्रों की बात करें तो शिक्षण सूत्र वही काम आएंगे जो आगमन विधि में काम आते हैं। लेकिन तीन चीजें आपको जरूर याद रखनी है। एक तो यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर कार्य करती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करती है, और लर्निंग बाय डूइंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वक्रिया का सिद्धांत या लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बालक में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। अब दो ही पॉइंट आपको याद रखने हैं प्रयोगशाला विधि में। यह आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है, बिल्कुल ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। और बालकों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो इसके लिए आती है आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, दोनों एक साथ हो जाएंगी। नेक्स्ट विधि की बात करें तो वह है समस्या समाधान विधि। इसमें कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पिन पॉइंटेड क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे। समस्या समाधान विधि और इसके पहले एक विधि पढ़े थे प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि और समस्या समाधान विधि है वो लगभग एक रूप से समान है, समान रूप से ही कार्य करती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो पहले समझे समस्या समाधान विधि होती क्या है। तो समस्या समाधान विधि है वह विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित है, अर्थात बालक है वो मानसिक रूप से क्रियाशील रहता है समस्या समाधान विधि में। अब प्रयोजना विधि और समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है, मूल अंतर, इसको ही आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। प्रयोजना विधि है वह समस्या के व्यावहारिक हल पर बल देती है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, प्रयोजना विधि है वह समस्या के व्यावहारिक हल पर बल देती है, अर्थात छात्र को वास्तविक जीवन की अनुभूति कराती है। ये होगी आपकी प्रयोजना विधि। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं समस्या समाधान विधि। तो किस तरह से प्रयोजना विधि से भिन्न है, तो समस्या समाधान विधि है इसमें किसी समस्या का मानसिक हल ढूंढा जाता है, व्यावहारिक हल नहीं ढूंढा जाता है, ये जरूर ध्यान रखें। प्रयोजना विधि में व्यावहारिक हल ढूंढा जाता है, जबकि प्रयोजना विधि में व्यावहारिक हल ढूंढा, समस्या समाधान विधि में मानसिक हल ढूंढा जाता है। और इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है छात्र को प्रशिक्षण देना, ये जरूर याद रखें। समस्या समाधान विधि का सबसे प्रमुख उद्देश्य है छात्र को प्रशिक्षण देना, न कि सामाजिक समस्याओं को हल करना। तो ये हो गया समस्या समाधान विधि का मूल उद्देश्य। जैसे प्रयोजना विधि के 6 चरण हैं, वैसे ही समस्या समाधान विधि के ही 6 चरण हैं, अर्थात 6 चरण प्रयोजना विधि के हैं, 6 चरण हैं वह समस्या समाधान विधि के हैं। ये 6 चरण, जैसे प्रयोजना विधि का अंतिम चरण किसी परीक्षा में पूछा गया था, वैसे ही समस्या समाधान विधि का तीसरा चरण और 5वां चरण ये परीक्षा में पूछे गए थे, ये भी आपको याद रखने हैं। क्रमानुसार 6 चरण कौन से हैं, तो एक बार देख ले 6 चरण। ये सबसे पहला है समस्या का चयन करना।
छात्रों के सामने शिक्षक बहुत सारी समस्याएं रख देता है, उन समस्या में से छात्र एक समस्या का चयन करेंगे हल करने के लिए। तो पहला ही हो गया समस्या का चयन करना। दूसरा है समस्या का प्रस्तुतिकरण। शिक्षक छात्रों के सामने उस समस्या को प्रस्तुत करेगा कि इसका हल किस प्रकार से किया जाए। तो छात्रों द्वारा समस्या का चयन पहला पॉइंट हो गया और समस्या का प्रस्तुतिकरण दूसरा पॉइंट हो गया। अगली बात करें तो परिकल्पनाएं और उपकल्पनाओं का निर्माण करना, ये पॉइंट पूछा गया था। समस्या समाधान विधि का तीसरा चरण कौन सा है? परिकल्पनाएं या उपकल्पनाएं, या परिकल्पनाएं या उप परिकल्पनाओं का निर्माण करना। अगला है चौथा, तथ्यों का विश्लेषण। समस्या से संबंधित जितने भी तथ्य है उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाएगा और इसी के आधार पर अगला पॉइंट है, तथ्यों का विश्लेषण करके आप क्या करेंगे? तो तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना। अब यहां ध्यान से समझें, पांचवें पॉइंट पे एक प्रश्न आया था, समस्या समाधान विधि का पांचवा चरण विश्लेषण करना, पहला ही ऑप्शन था, और चौथा ऑप्शन था विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पे विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना, ये इसका पांचवा पॉइंट है। और इसका अंतिम चरण है वह निष्कर्षों का मूल्यांकन करना कि क्या हमने ये निष्कर्ष निकाले हैं वह सही है या गलत है। तो समस्या समाधान विधि का अंतिम चरण कौन सा हो गया? निष्कर्षों का मूल्यांकन करना। तो प्रयोजना विधि के भी 6 चरण हैं, समस्या समाधान विधि के 6 चरण हैं। दोनों ही विधियां है वो छात्रों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाती है। दोनों ही विधियां है वो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, लेकिन उद्देश्य के रूप में दोनों ही अलग है। एक है वो समस्या के व्यावहारिक हल से संबंधित है, जबकि एक है वह समस्या के मानसिक हल से संबंधित है। तो हमने आज 4 विधियां पढ़ी, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि और समस्या समाधान विधि। कल से हम, एक बचती आपकी व्याख्यान विधि तो आप पढ़ लेंगे, कल से हम कुछ विशिष्ट शिक्षण विधियों की बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी विधियां काम आती है। जैसे कि प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसके बाद दल शिक्षण क्या होता है, समूह शिक्षण क्या होता है, इकाई योजना की बात करेंगे, पाठ्य योजना की बात करेंगे। तो आगे की कक्षाएं देखते रहिए। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।